नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सॉग्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जेंडर स्टडीज, बैग्स, सेमेस्टर 1, BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, खंड 1 हिंदी भाषा और संप्रेषण 1, इकाई 2 हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन, 2.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को लिखने की विधि को समझ सकेंगे। वर्ण विच्छेद तथा वर्णों के उच्चारण स्थान बता सकेंगे जो शुद्ध उच्चारण हेतु सहायक होंगे। स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न के बारे में सम्यक व्याख्या कर सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। इस इकाई को पढ़ने से पहले आप हिंदी भाषा के विकास की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से होते हुए मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा के विकास क्रम में खड़ी बोली की यात्रा को भलीभांति समझ लिया होगा। आप यह जान चुके हैं कि हिंदी भाषा के विकास का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का है। आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हिंदी के विकास की रूपरेखा से आप परिचित हो चुके हैं। इस इकाई में हम हिंदी की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्वर एवं व्यंजन वर्णों के विभिन्न पहलुओं से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। हम संकेतों से भी अपनी बात कह सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन इसे भाषा मानना उचित नहीं होगा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हो तो स्पष्ट पता चलता है कि यह संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। संस्कृत में भाष का अर्थ कहना या बोलना होता है। अतः आप कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भावों और विचारों के आदान प्रदान हेतु जब हम बोलने का सहारा लेते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाती है, लेकिन अपने विचारों और भावों को लिखकर प्रकट किया जाए तो उसे लिखित भाषा के रूप में जाना जाता है। मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप भाषा को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित भाषा चाहे वह शिलालेख पर हो, ताड़पत्र, भुर्जपत्र, ताम्रपत्र अथवा कागज पर छपे अक्षरों के रूप में हो, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए हमें भाषा के लिखित रूप का प्रयोग अनिवार्य प्रतीत होता है। ध्वनि संकेतों की व्यवस्था के रूप में भाषा जानी जाती है। इन्हीं ध्वनि संकेतों के लिए मनुष्य वर्णों का सहारा लेता है। समय की गति के साथ साथ ये संकेत चिन्ह भी बदलते रहते हैं। कहना न होगा कि भाषा वाक्यों से बनती है तो वाक्य पदों से सृजित होता है और पदों के लिए वर्णों का होना अत्यंत आवश्यक है। आइए इस इकाई में हम वर्णों के विविध संदर्भों पर विचार करते हैं। 2 वर्ण और लिपि। वर्ण के कई अर्थ हैं। पदार्थों के लाल, काले आदि भेदों के नाम यानी रंग के अर्थ में वर्ण प्रयुक्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के संबंध में भी वर्ण का प्रयोग होता है। भेद, प्रकार, रूप, सूरत आदि अर्थों में भी वर्ण का हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ वर्ण से हमारा आशय है अकारादि अक्षरों के चिन्ह अथवा संकेत। वर्ण अक्षर भी कहलाता है। कभी आपने सोचा है कि वर्ण को अक्षर क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कि वर्ण नित्य, अविनाशी, सदा एक सा बने रहते हैं, अक्षर ब्रह्मा होते हैं। बहरहाल वर्ण को हम रचना की दृष्टि से अंग्रेजी के अल्फाबेट या लेटर के अर्थ में समझाना चाहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और यह ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं।
अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके, वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने में वर्णों की भूमिका सर्वाधिक है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, वर्ण सांकेतिक होते हैं, किसी भी ध्वनि के लिए संकेत होता है। क्या आपने कभी इस मुद्दे पर सोचा है कि आपकी उच्चरित ध्वनि या ध्वनियों के लिए कोई विशेष संकेत क्यों होता है? इसका उत्तर जानने के लिए आपको लिपियों का विकास जानना आवश्यक है। यहाँ बस इतना जान ले कि हिंदी वर्णों को मूलतः देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी या दूसरा नाम नागरी भी है। इसके अलावा महाजनी, कैथी, मारवाड़ी आदि लिपियों में भी हिंदी का लेखन होता है। लेकिन छापे की लिपि देवनागरी होने के कारण उन लिपियों का उतना अधिक महत्व नहीं रह गया है। इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण रोमन लिपि में हिंदी वर्ण लिखे जा रहे हैं। बताना जरूरी है कि हिंदी की प्रकृति और देवनागरी लिपि की प्रामाणिकता के सामने रोमन लिपि में हिंदी वर्ण कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, साथ ही जैसा लिखा हुआ होता है वैसे पढ़ा जाता है। इसे पूरा करने की सामर्थ्य देवनागरी की है। रोमन लिपि में इस वैशिष्ट्य का अभाव है। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करने में सहज होगा। हिंदी में भाषा उच्चरित होता है तो उसे भाषा ही लिखा जाएगा, जबकि रोमन में उसे भाषा लिखा जाएगा। भाषा को भास, भाषा, भसा, भाष, भषा, भाष, भाषा, भष आदि कई रूपों में पढ़ा जाएगा। अतः हिंदी वर्णों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, वैज्ञानिक और मानक लिपि देवनागरी ही है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण मिलते हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। 2.3 वर्ण विचार। भाषा में अनेकरूपता आ जाए तो विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रमों का निराकरण आवश्यक हो जाता है। भाषा का मानक रूप निश्चित करना पड़ता है। भाषा के शुद्ध रूपों और प्रयोगों के निरूपण की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्याकरण शास्त्र हमारी सहायता करता है। व्याकरण से ही भाषा के नियमों का परिचय मिलता है। भाषा का एक स्थिर रूप बनाने में व्याकरण का महत्व अस्वीकारा नहीं जा सकता है। भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा को व्यवस्थित तथा मानक रूप प्रदान करने वाला शास्त्र व्याकरण है। हम यहाँ व्याकरण के संदर्भ में इसलिए बता रहे हैं कि वर्ण विचार व्याकरण का एक अंग है। व्याकरण में भाषा के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों से जाना जा सकता है। क. वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। ख. शब्द विचार, एटिमोलॉजी। ग. पद विचार। घ. वाक्य विचार, सिंटैक्स। उपर्युक्त 4 विभागों के अतिरिक्त 2 और विभाग भी हिंदी व्याकरण में स्वीकृत हैं, चिन्ह विचार और छंद विचार। आइए अब हम वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। वर्ण विचार जिस विभाग में वर्ण अथवा अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण की चर्चा होती है, उसे वर्ण विचार कहा जाता है। वर्णों अथवा अक्षरों का स्वतः उच्चारण होता है। स्वर अपनी प्रकृति से अक्षर होते ही हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में भी रहते हैं। जैसे अ वर्ण क के साथ मिलकर क बनता है। ध्यान से देखा जाए तो वर्ण विचार शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए परम आवश्यक ही नहीं, सर्वप्रथम विभाग भी है। वर्णों को पहचानने के लिए जो कल्पित चिन्ह या संकेत निर्धारित होते हैं, उनके आकार एवं उच्चारण आदि के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। इस संदर्भ में एक सवाल उठता है कि ऐसी जानकारी से भाषाई शुद्धता का क्या संबंध है। लता, एक शब्द है वर्ण विचार करें तो यह केवल 2 वर्णों से बना शब्द नहीं बल्कि ला, आ, तु, आ 4 वर्णों के मेल से बना शब्द है।
आता बिना वर्ण विचार की समझ से व्याकरण तथा भाषा की सही जानकारी नहीं हो सकती है। वर्ण विचार के अतिरिक्त शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार भी भाषा तथा व्याकरण के अन्य घटक हैं। शब्दों की व्युत्पत्ति, रचना तथा भेद आदि के नियमों का उल्लेख शब्द विचार के अंतर्गत होता है तो पदभेद, रूपांतर एवं प्रयोग संबंधी नियम, पद विचार एवं वाक्य भेद, वाक्य के अंग उपांग आदि पर विचार वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोलोन, सेमीकोलोन, देश, अर्ध विराम, कोष्ठक आदि चिन्हों का प्रयोग चिन्ह विचार के अंतर्गत है। छंद विचार में छंद के नियम आदि मालूम होते हैं, लेकिन इसका संबंध केवल पद्य से है। इन विषयों में यदि आपकी रुचि हो और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कोई भी भाषा विज्ञान की स्तरीय पुस्तक पढ़ सकते हैं। 2.4 वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में सारे वर्णों के क्रमबद्ध समूह होते हैं। हिंदी में भी वर्णों अथवा अक्षरों के समूह क्रमबद्ध रूप में पाए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप निम्नलिखित है। स्वर अ की ऊरी ए ओ, अनुस्वार अ, विसर्ग स्माइलिंग स्माइली, व्यंजन क ख ग घ व, च छ ज झ न, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, अंतस्थ यरलव, ऊष्म श श सह, संयुक्त व्यंजन क्षात्रा ज्ञाश्र, आगत वर्ण औ जफ, विशेष व्यंजन द। 2.4 1 स्वर वर्ण वॉवल। आपको स्मरण होगा कि स्वर उन्हें कहते हैं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं और जिनका उच्चारण आपसे हो सकता है। इसके पहले उल्लेख किया जा चुका है कि आ ई उ री ए ओ और 11 वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी में कुछ और वर्ण हैं जो हिंदी शब्दों में नहीं आते हैं, जैसे री, ली, ल। संस्कृत और एकाध भारतीय भाषाओं में इन वर्गों का प्रयोग कभी कभार मिल जाता है। हिंदी में प्रयुक्त 11 स्वर वर्णों में ए ओ पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अ प्लस ये, आ प्लस ये, अ प्लस ओ एवं प्लस ओ स्वर बनते हैं। हिंदी भाषा में ओ और औ स्वरों के दो दो उच्चारण होते हैं, जिनमें एक साधारण और दूसरा असाधारण है। एक ऐक्य, मोटा और कौआ शब्दों में एओ और औ का साधारण उच्चारण होता है, परंतु एक का, ऐसा, मोहल्ला और चौसर शब्दों में उनका उच्चारण असाधारण है। ए और ओ का जहां असाधारण उच्चारण होता है, वहां इनके बदले ई और उ भी लिखते हैं और औ स्वरों के साधारण ऐ और औ तथा असाधारण उच्चारण आय और अव होते हैं। ए और ओ को अंग्रेजी में डिप्थोंग और ए और ओ को ट्रिप्थोंग कहते हैं। यह इसलिए कि पहले दो अक्षरों में दो स्वरों का और पिछले दोनों में तीन स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। 2.4 दो व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों में अ लगा मान लिया जाता है। जब अकार नहीं लगा रहता है तब व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे क, म्लवादी। आपने वर्णमाला उपशीर्षक के अंतर्गत व्यंजन वर्णों का परिचय प्राप्त किया है। इन वर्गों में 5 वर्णक चट्टतप के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण होते हैं। आइए फिर से व्यंजन वर्णों को उनके वर्गानुसार देखें। क वर्ग क, ख, ग, घ, म। च वर्ग च, छ, ज, झ, ट। त वर्ग ट, थ, ड, ढ, न। त वर्ग ट, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म।
इन 5 वर्गों के पंचमाक्षरों ध, ह्, न और म में नक्सुर उच्चारण रहता है। ये सानुनासिक हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजन के अंतर्गत है। इनके अतिरिक्त य, र, ल, व, श, स, ह व्यंजन वर्ण में समाहित हैं। क्ष, त्रा, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि प्लस शक्षा प्लस रत्रा जब प्लस ह ज्ञ के मेल से ये वर्ण निर्मित हुए हैं। हिंदी में और विशेष व्यंजन के रूप में परिचित हैं। अन्य भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आगत वर्ण भी हैं, जैसे डॉक्टर, बाजार आदि शब्दों में औ, ज आदि ध्वनियाँ। गत्वारण। ऊपर कहा गया है कि अनुस्वार और विसर्ग की गणना भी व्यंजनों में ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों? यह इसलिए कि इनके उच्चारण में भी स्वर इनके पहले और दूसरे व्यंजनों के पीछे आता है। प्रायः देखा जाता है कि अनुस्वार म, न व्यंजनों का और स, न और का रूप धारण कर लेता है, इसलिए ये दोनों व्यंजन ही माने जाते हैं। जैसे मुंगेर को मुंगेर, दुस्साहस को दुस्साहस भी लिखा जाता है। अब तक व्यंजन के बारे में आपने जो सीखा उसे निम्नलिखित सार रूप में कहा जा सकता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है। ककार से लेकर मकार तक 25 व्यंजन हैं। य, र, ल और व अंतस्थ हैं। श, श, स और ह ऊष्म है। अनुस्वार और विसर्ग 2 वर्ण हैं। 2 विशेष व्यंजन हैं और ह संयुक्त व्यंजन क्ष, त्रा, ज्ञ, श्र 4 हैं। लेकिन इन्हें अलग से गिनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं। इसी तरह आगत व्यंजन औ और ज या फ 2 हैं। अतः हिंदी में कुल 37 वर्ण हैं। अगली इकाई में आपको स्वर के प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ तथा संयुक्त से परिचित कराया जाएगा। 2.5 वर्ण लिखने की रीति। नागरी या देवनागरी लिपि में हिंदी लिपि लिखी जाती है। जब स्वर और व्यंजन साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, तब उनका वह रूप नहीं रह जाता जो वर्णमाला में पाया जाता है। स्वर के प्रतिनिधि के तौर पर कुछ चिन्ह रहते हैं। इन्हें मात्रा कहा जाता है। शब्द सृजन में मात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए किसी व्यंजन में अ न होने का उल्लेख करना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अन्य स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त होती हैं। आ, का, इकी उको, उकु एके, एकै, ओको, औ, को। यदि व्यंजन का व्यंजन से योग होता है तो व्यंजन युक्त या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्ष, त्रा, ज्ञ आदि के बारे में चर्चा की जा चुकी है। ये व्यंजन संयुक्त कहलाते हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ किया जाता है। कहीं कहीं ज्ञ भी उच्चरित होता है। कुछ शब्दों में अक्षर ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। ये अक्षर क, ट, ठ, ड और हैं। जैसे अक्कल, पट्टा, अड्डा, गद्दा, गट्ठा। इन्हें इस रूप में भी लिखा जाता है जैसे अक्कल, पट्टा, अड्डा, गट्ठा। कुछ शब्दों में अक्षर आगे पीछे लिखे जाते हैं और अगले अक्षर की सीधी पाई हटाकर मिलाए जाते हैं। ये अक्षर हैं ख, घ, त, थ, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श्र और स। ये अक्षर जब एक दूसरे से मिलते हैं तब पहले आने वाले अक्षरों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उदाहरण ख्याल, पत्थर, म्यान, शल्य, शिष्य, पुरस्कार आदि। इसी तरह ड और न किसी व्यंजन से मिलते हैं या अपने ही वर्ग के व्यंजन से मिलते हैं तो उसके ऊपर लिखे जाते थे, जैसे पंकज, अंजन आदि। इधर पंकज, अंजन आदि मान्य तथा मानक है, लेकिन त और न दोबारा आए तो त और न हो जाते हैं, जैसे पत्ता और विशेषण।
र के साथ जब उ और ऊ की मात्रा लगे तो उसे रु और रू के रूप में लिखा जाता है। जैसे रुपए, रूपवान आदि। किसी अक्षर के पहले र आता है तब उसका रूप निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में धर्म, कर्म, निर्जन, निर्धन। किसी अक्षर के बाद र आए तो उसे अधोलिखित रूप में लिखा जाता है। जैसे प्रिय, चक्र, वज्र आदि। जब के साथ तया र जुड़ता है तब दोनों के रूप ऐसे होते हैं त, क्र, त्र और द के साथ यह जुड़े तो उनके रूप क्या, ट्य, ड्य आदि के साथ वह मिलता है तो को हो जाता है। श का योग ट या य से होता है तब निम्नलिखित रूप होते हैं। ष्ट, शिट, श्य। ह के साथ न, म या र, ल और व का योग होने से जो रूप बनते हैं उन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। हण, ह, हा, ह्य, ह, हल। ख। निम्नलिखित वर्णों का योग किस प्रकार किया जाता है? आए, क के साथ त, के साथ र। टू, ह के साथ न, ह के साथ न। थ्री, ह के साथ ल, ह के साथ व। फोर, री की मात्रा श के साथ वी, श के साथ र। सिक्स, त के साथ र। स्वर रहित द और ह जब स्वर सहित र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को के रूप में लिखा जाता है। जैसे हरास, द्राक्षा, हरस्व, द्रव। स्वर रहित और ड जब र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को के रूप में लिखते हैं। जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा। जब स्वर सहित श, र के साथ संयुक्त होता है तब इसे श्र के रूप में स्वीकृत किया जाता है न कि श के रूप में। जैसे श्रम, श्रमिक, श्रमण। इसी प्रकार री की मात्रा श के साथ जुड़कर श्रीं का रूप लेती है। जैसे श्रृंगार, श्रृंखला। उपर्युक्त चर्चा में आपने मात्रा, संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में र की विशिष्ट स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। ऊपर दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त आप अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। 2.6 वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग-अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित रूप में और स्वर को अलग करके लिखा जाता है। जैसे विजय प्लस ई प्लस च प्लस प्लस ये प्लस अ। हरदेव ह प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस प्लस ए प्लस प्लस अ। महाजन प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस च प्लस प्लस न प्लस अ। उद्यम उ प्लस द प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ। प्रथम प्लस र प्लस अ प्लस थ प्लस न प्लस अ। कार्य प्लस आ प्लस ये प्लस र प्लस अ। रहीम प्लस अ प्लस ह प्लस ई प्लस न प्लस अ। धर्म थ प्लस अ प्लस र प्लस न प्लस अ। सूर्योदय स प्लस उ प्लस र प्लस ये प्लस ओ प्लस प्लस अ प्लस ये प्लस अ। ऐतिहासिक ए प्लस ई प्लस आ प्लस ई प्लस अ। 2.7 स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान। जिस वर्ण का जहां से उच्चारण होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों का विभाग निम्नलिखित है। कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, व, ह। तालु से ई, च, छ, ज, झ, ल, य, श। मूर्धा से रि, ट, ठ, ड, आ, श। ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म। कंठ तालु से ए, कंठ होठों से ओ। दांत ओष्ठ से फ, व। वर्त्स्य मसूड़ा से स, ज, र, ल। अलिजहवा से ह। नासिका से अन, अ। उपर्युक्त सूची के अनुसार वर्ण ध्वनियों के नाम हैं।
कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य आदि। अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों कंठ, तालु, दांत, जिह्वा, नासिका आदि के द्वारा किया जाता है। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होने के कारण ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसी प्रकार ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओठों से होने से ये कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। का उच्चारण दांतों और ओठों से होने के कारण वह दंत्योष्ठ कहलाता है। पुनः अनुस्वार और चंद्र बिंदु का उच्चारण मुख और नासिका से होने से वे अनुनासिक हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेदों के बारे में आप अगली इकाई में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना बताया जा सकता है कि इनका वर्गीकरण अनुनासिक और अनुनासिक है। आइए अब हम स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। 2.8 स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में होने वाले व्यापार या यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पूर्व होने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। हर ध्वनि के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। मुंह के भीतर प्रयत्न होने के कारण ही उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुंह के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा गया है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रमुख रूप से प्रयत्न निम्नांकित के लिए किए जाते हैं। 1 घोष 2 अघोष 3 जपित 4 अल्प प्राण 5 महाप्राण 6 मौखिक ध्वनि 7 नासिक्य ध्वनि 8 मौखिक नासिक्य ध्वनि 9 स्पर्श 10 संघर्षी 11 पार्श्विक 12 लुंठित 13 उत्क्षिप्त 14 अर्धस्वर 15 मर्मर 16 संवृत 17 अर्धसंवृत 18 अर्धविवृत 19 विवृत आदि। प्रयत्नों की संख्या 50 से भी अधिक हो सकती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में किसी भी ध्वनि के लिए विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता स्वाभाविक है। आभ्यंतर प्रयत्न के मुख्य 4 भेद होते हैं। उनका विवरण निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। विवृत जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा खुली रह जाए उनका विवृत प्रयत्न है। सभी स्वर विवृत हुआ करते हैं। स्पृष्ट जिन वर्णों को बोलते हुए तालु आदि का जिह्वा के साथ स्पर्श हो उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। कसे म तक सभी वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं। सामान्य विवृत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तालु जिह्वा कुछ खुली रह जाए उनका सामान्य विवृत प्रयत्न होता है। या र ल व वर्ण इस प्रयत्न के अंतर्गत हैं। सामान्य स्पृष्ट जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा भिन्न भिन्न स्थानों का थोड़ा स्पर्श करती है उनका सामान्य स्पृष्ट प्रयत्न होता है। उदाहरण स्वरूप श स है। बाह्य प्रयत्न भेद इसके अंतर्गत 3 प्रकार हैं। क जिह्वा का प्रयत्न, ख स्वरतंत्रियों का नाद और ग प्राण वायु का वेग। क जिह्वा का प्रयत्न व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा तथा मुख के अन्य अवयव जो प्रयत्न स्थितियां बनाते हैं वे 8 प्रकार की हैं। स्पर्शी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से आकर किसी अन्य अवयव का स्पर्श करती है और फिर अकस्मात बाहर निकलती है उन्हें स्पर्शी कहते हैं, जैसे क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब और भ। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण पूर्वक निकलती है उन्हें संघर्षी कहा जाता है। उदाहरण श स ट ख ज झ आदि। स्पर्श संघर्षी उनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं।
जैसे च, छ, द, झ। नासिक्य, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें नासिक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप म, ल, न तथा म। पार्श्विक, यदि उच्चारण में जीभ तालु स्पर्श करती है लेकिन दोनों या एक तरफ का रास्ता खुला रहता है जिससे वायु निकलती रहती है तो वहां पार्श्विक प्रयत्न होता है। एकमात्र व्यंजन ल इसका उदाहरण है। प्रकंपित, जब प्राणवायु जिह्वा को 2-3 बार प्रकंपित करके निकले तो उसे प्रकंपित प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे र। उत्क्षिप्त, यदि उच्चारण करते समय जीभ पीछे जाकर झटके से वापस आए तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। उदाहरण ट, ठ, ड, ढ आदि। संघर्षहीन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तथा अन्य अवयवों को विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता है वे संघर्षहीन प्रयत्न कहलाते हैं। जैसे य, व आदि। ख, स्वर तंत्रियों का नाद, स्वर तंत्रियों के नाद के आधार पर व्यंजन घोष और अघोष दो भेदों में विभाजित होते हैं। घोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास से स्वरतंत्रियां कंपित होती हैं उन्हें घोष कहा जाता है। जैसे ग, घ, म, ज, झ, झ, ड, ध, न, द, ध, न, ब, भ, म। अघोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। उदाहरण क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ, श, श, स। ग, प्राणवायु का वेग, बाह्य प्रयत्न के अनुसार श्वास के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण किए गए हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर आए उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर एवं य, र, ल व अनुस्वार तथा सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन व्यंजनों उच्चारण में श्वास वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर आती हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे वर्ण और ह महाप्राण कहलाते हैं। आए 2.9 सारांश। प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य था आपको हिंदी की वर्ण व्यवस्था से परिचित कराना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको संक्षेप में वर्ण और लिपि, वर्णमाला, स्वरों तथा व्यंजनों का परिचय दिया गया। वर्ण लिखने की रीति, वर्ण विच्छेद आदि के माध्यम से आपको स्वर एवं व्यंजन वर्णों के लेखन में आने वाली शंकाओं और समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। यह भी स्पष्ट कराया गया है कि स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन से हैं। वर्णों के उच्चारण में आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत विभिन्न भेदों को सोदाहरण प्रस्तुत कर आपको भाषा वैज्ञानिक शब्दावलियों में अवगत कराने का प्रयास भी किया गया। इस इकाई के पाठ से आपको वर्णों अथवा ध्वनियों का सही उच्चारण, लेखन विधि एवं शुद्ध रूप जानने तथा समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।